हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विभाग है। प्रतिवर्ष हमारे विद्यार्थियों के लिए नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन करता है। इस कांग्रेस का आयोजन करने का उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों में, जो कि स्कूल गोइंग हैं, उनमें विज्ञान के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है। साथ ही बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, उनके भाव को विकसित करना। जो वर्ष जो है 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष की भांति इस बार भी जो है एक थीम दी गई है, और वो फोकल थीम इस साल की, यानी कि 2022-23 की जो फोकल थीम है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ये जो फोकल थीम है, इस फोकल थीम का जो विभाजन है थीम के अंतर्गत किया जाता है। वो है नो योर इकोसिस्टम, दूसरा है फॉस्टरिंग हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वेलबींग, और तीसरा है सोशल एंड कल्चर प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, एंड चौथे नंबर पर है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस फॉर सेल्फ रिलायंस, और पांचवें नंबर पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। तो ये जो 5 आइडिया दिए गए हैं, प्रोजेक्ट के आइडिया दिए गए, जिन पर के आधारित आपको जो है अपना प्रोजेक्ट बनाना है। इस वाली जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हमारी जो फर्स्ट फोकल थीम है, यानी कि नो योर इकोसिस्टम। अब सब थीम फर्स्ट में नो योर इकोसिस्टम में थीम जो है वो हमारे स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने के लिए आइडेंटिफाई और कैरी आउट द स्टडीज ऑन द इकोसिस्टम, यानी कि इस थीम का उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी जो हैं वो हमारे आसपास के इकोसिस्टम जो है उसको एक्सप्लोर कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें, और उसमें क्या प्रॉब्लम है उनका समाधान दे सकें। साथ ही उनके आसपास जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट हैं, एक इकोसिस्टम के जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। हिंदी में कहें तो जैविक और अजैविक घटक। तो ये जो अजैविक और जैविक घटक के किसी भी इकोसिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, उनके आपस के जो है रिलेशनशिप को समझ सकें, आपस में उनमें क्या कार्य प्रणाली है उसको समझ सकें। स्पेसिफिक कोई अगर स्पीशीज है तो किसी इकोसिस्टम में उस स्पेसिफिक स्पीशीज का क्या रोल हो सकता है, चाहे स्पीशीज, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, कोई सी भी हो सकती है। एसोसिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सर्विसेज, ह्यूमन डिपेंडेंसी और इकोसिस्टम एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये हमारी सब थीम फर्स्ट है। इसके बाद इस सब थीम के जो हैं कुछ फोकल एरियाज आपकी बुकलेट में दिए गए हैं। पहले फ्रेश वाटर, जिसमें स्ट्रीम भी है, रिवर भी है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, टैंक्स हैं, जो भी फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं वो हैं, उनका जो इकोसिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एग्रो फॉरेस्ट्री इकोसिस्टम, जी बहुत अच्छा जो है टॉपिक है। इसके बाद ट्रीज एंड इकोसिस्टम, एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट्स रेगुलेशन, कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर एंड इंटरप्रेशन। जो ये कुछ फोकल एरियाज हैं जिन पर कि हम बात कर सकते हैं। इसके बाद इसी बुकलेट में आपको कुछ प्रोजेक्ट आइडिया दिए गए हैं कि आपको किस किस पर आधारित आपको प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये आपको कुछ बेसिक आइडिया आपके बुकलेट में दिए गए हैं। पहला, कंपैरिजन ऑफ बटरफ्लाई पॉपुलेशन इन अर्बन एंड रूरल एनवायरनमेंट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है आजकल, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल आपसे पुराने जो जनरेशन है, आपकी नानी वगैरह हैं, उन्होंने बटरफ्लाई वगैरह बहुत देखी है, लेकिन आजकल बटरफ्लाई बहुत कम हमको घरों में दिखाई देती है, क्योंकि हमारे आसपास ट्रीज नहीं है। तो हम जो है अर्बन और रूरल एरिया के 2 हम जो है साइट सेलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कितनी है उसका एक हम आइडिया लगा सकते हैं और एक प्रोजेक्ट अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ मैंग्रोव्स, जो कि सी कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वो जो है स्टूडेंट मैंग्रोव्स की डाइवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और अपने आसपास जो जिस एरिया में वो है वहाँ पर सी में कौन कौन सी मैंग्रोव जो है डाइवर्सिटी होती है उसका एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। डाइवर्सिटी ऑफ वाटर प्लांट इन द लोकल पॉन्ड एंड वेटलैंड, ये भी बहुत अच्छा सा टॉपिक है। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में, हो सकता है आपके गांव में 2 या 3 पॉन्ड हो, वाटर पॉन्ड हो या वेटलैंड्स हो, तो वहाँ पर आप जो है सिर्फ वाटर प्लांट की डाइवर्सिटी निकाल सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से वाटर प्लांट्स हैं, उनका आप कलेक्शन कर लें, उनका चाहे तो हर्बेरियम आप बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, उन प्लांट्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने अध्यापकों की मदद भी ले सकते हैं, और अध्यापक के साथ साथ जो है अगर वहाँ पर कोई आपके हायर इंस्टीट्यूशन है तो उनकी मदद से आप उन प्लांट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और एक आप अपना लोकल फ्लोरा बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको एक इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है, अगर कई प्रोजेक्ट अगर इस तरह से बनते हैं तो हमें स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का जो है एक प्लांट जो है उनका फ्लोरा बहुत अच्छा सा बन सकता है। इसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ वाटर प्लांट्स इन द डिस्टर्ब्ड
पॉन्ड्स एंड वेटलैंड एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉन्ड वेटलैंड इन द लोकेलिटी। ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है, स्पेशली वो विद्यार्थी जो कि ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कि अर्बन एरिया में, जहाँ पर कि कोई फैक्ट्री है या कि वेस्टेज जो है पानी में या आपके वाटर पॉन्ड में जा रहे हैं, आपके वाटर सोर्सेज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है प्लांट की डाइवर्सिटी, एक्वेटिक प्लांट की क्या है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। उस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। तो उसके 2-3 फायदे होंगे इस प्रोजेक्ट के। एक तो आपको जो आपका जो कल कारखाना है या जिस भी शहर के अपशिष्ट पदार्थ उस वाटर पॉन्ड में आ रहे हैं, उससे प्लांट की डाइवर्सिटी पे क्या असर आ रहा है, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही उससे वजह से पानी की जो है कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, वो भी आप एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक उसी तरह से जो कि मैंने पहले कहा, जो किसी को सी एरिया में रहते हैं वहाँ पर जो है अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो मैंग्रोव की जो डाइवर्सिटी है, उनका एरिया कितना कम हो रहा है, इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है और इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है देखा जा सकता है। इसके बाद अगला है इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज ऑन द मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये भी बहुत अच्छा है कि जो लिक्विड वेस्टेज जा रहे हैं या सॉलिड वेस्ट जा रहे हैं हमारे बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ से या उस सिटी के एरिया से, तो उनके जो है मैक्रो इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये देखा जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज इन ऑन द वेटलैंड, ये बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, इस पर आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। कारण क्या है कि हर एक एरिया में, क्योंकि पॉल्यूशन नॉर्मली सब जगह बढ़ा है, तो हमारे जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट जा रहे हैं, तो वेटलैंड पर उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से वेटलैंड की जो है डाइवर्सिटी घट रही है और कौन कौन सी स्पीशीज़ बढ़ रही हैं या घट रही हैं, उसका हम यहाँ पर एक एनालिसिस कर सकते हैं। डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना ऑफ सेक्टर्स ग्रुप, सेक्टर्स ग्रुप पूजा स्थल है, उनके आसपास कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर कि जो है प्लांट को काटा नहीं जाता, उनको जो है सेव करके रखा जाता है। ऐसे क्या कहलाते हैं, ऐसे एरिया सेक्टर्स ग्रुप कहलाते हैं। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स ग्रुप एरिया आप अपने एरिया में से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ पर फ्लोरा और फोना का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फ्लोरा प्लांट्स की बात है और फोना मतलब एनिमल्स की, तो दोनों अलग अलग बन सकते हैं। तो सिर्फ या तो फ्लोरा का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आप, या फोना का कर सकते हैं। तो ये भी आइडिया एक बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद बहुत सारे आइडिया है। कंपैरिजन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म इन द सेक्टर ग्रुप एंड द एग्रीकल्चर लैंड प्लांटेशन इन द नेबरहुड, के आसपास जो एरिया है वहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पर जो है सॉइल ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोफ्लोरा की बात हो रही है यहाँ, तो उस माइक्रोफ्लोरा में फंजाई भी आती है, उस फंजाई का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह से अर्बन बर्ड्स पे आप बना सकते हैं। इसी तरह से जो है आप पॉलिनेटर्स इन द होम गार्डन, आप घरों में जो है बहुत अच्छे गार्डन होते हैं, तो उन होम गार्डन में पोलिनेशन प्रोवाइडर कौन कौन है, जैसे बटरफ्लाइज होती हैं, अलग अलग इंसेक्ट होते हैं, तो वो कौन कौन से पॉलिनेटर आपके होम गार्डन में है। इसको आप होम गार्डन में, आप स्कूल में भी ले सकते हैं। आपका जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ आपके गार्डन में जो है कौन कौन से पॉलिनेटर्स हैं जो कि पोलन्स में या परागण में मदद कर रहे हैं, उसका एक आप डाटा बना सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ स्पाइडर्स इन द पैडी फील्ड्स एंड देयर रोल ऑफ पेस्ट कंट्रोल, ये पैडी फील्ड जहाँ होते हैं, जहाँ पर कि जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में बहुत ज़्यादा पैडी फील्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बर्ड्स इन द पैडी फील्ड, कोई सा भी पैडी फील्ड, सिर्फ पैडी फील्ड नहीं और कोई भी फील्ड आप ले सकते हैं स्पेसिफिक, वहाँ पर डाइवर्सिटी क्या है बर्ड्स की, इसका प्रोजेक्ट अच्छा बन सकता है। इसके बाद फूड ईटिंग बर्ड्स इन द लोकेलिटी एंड देयर रोल इन द सीड डिस्पर्सल, ये अलग अलग 2 तरह के बता सकते हैं प्रोजेक्ट। कौन सी बर्ड्स हैं जो कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आपके एरिया में, उस स्पेसिफिक एरिया में, उनका सीड डिस्पर्सल में क्या रोल होता है। इसके बाद बर्ड्स फ्लावर एंड फ्लावर बर्ड्स, ये दोनों आप कर सकते हैं। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ऑफ डिफरेंट माइन एरिया, ये बहुत अच्छा है। जहाँ माइनिंग एरिया है, जहाँ यानी कि जैसे राजस्थान की आप बात करें हम, तो मकराना है या कोटा है या इस उदयपुर एरिया है जहाँ पे माइंस होती हैं, यह है वहाँ पर जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन किस तरह से किया जा सकता है, वहाँ पर कौन कौन से प्लांट लगाए जा सकते हैं। इसके बाद कोस्टल इरोजन एंड इम्पैक्ट, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं बच्चे वो ये ले सकते हैं। गार्डन इकोसिस्टम हो सकता है। फिर इसके बाद बहुत सारे हैं। अर्थवर्म प्रेजेंस इन द डेंसिटी एंड इंडिकेटर ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ पॉलिनेटर इन द मस्टर्ड फील्ड, मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ मस्टर्ड फील्ड नहीं, अलग कोई भी फील्ड में आप ये जो है पॉलिनेटर्स ले सकते हैं। और पॉलिनेटर एंड पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेटर कौन कौन से हैं और फिर जो है पॉलिनेशन किस तरह से हो सकता है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट आइडिया हैं जो कि आप आने वाली जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है उसके लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं।